हेलो दोस्तों, तो हम आ गए हैं आपका सेकंड चैप्टर लेके आय व्यय और बचत। ठीक है, क्लास 10 के साथ जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको ऑल द बेस्ट 2024 के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है हेडिंग बाय हेडिंग हमने समझाने का पूरा प्रयास किया है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे आय व्यय और बचत के बारे में। किसके बारे में? आय व्यय और बचत के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं आय किसे कहते हैं। क्या है आय, किसे कहते हैं? तो पहले समझेंगे बात जो इसमें राइट किया गया उसको समझने का भी प्रयास करेंगे ताकि वो माइंड में बने रहे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आय, यहाँ पे लिखा है आय किसे कहते हैं। तो देखिए आय जो है किसे कहते हैं? किसी निश्चित समय के अंदर, किसी निश्चित समय के अंदर सेवा या संपत्ति के प्रयोग के बदले में, सेवा या संपत्ति के प्रयोग के बदले में, ठीक है, प्राप्त धन को आय कहते हैं। क्या है? प्राप्त धन को क्या कहते हैं? आय कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए आय कितने प्रकार के होते हैं। आय कितने, अभी ये नहीं समझोगे आय किसे कहते हैं, तो यहाँ पे सीधी शॉर्ट में हम बताएं तो किसी निश्चित समय के अंदर सेवा या संपत्ति का प्रयोग के बदले में प्राप्त धन को आय कहते हैं। यहाँ पे ये हो गया। अगर सीधे तौर पे समझें तो अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो बाहर जाके कोई काम कर रहा है, उसके बदले में, काम करने के बदले में उसे जो भी धन मिलता है या संपत्ति मिलती है उसे ही हम आय कहते हैं। ये एक तरह से समझ लीजिए, जो वो कमाता है धन को, कोई व्यक्ति अगर कमा के धन को ले आता है तो उसी धन को हम लोग कहते हैं आय। ठीक है, ये होता है। अब देखिए आय कितने प्रकार के होते हैं। आय जो है दो प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यक्ष आय जो सही तरीके से होता है, एक होता है अप्रत्यक्ष आय। कौन सा होता है? एक प्रत्यक्ष आय और दूसरा अप्रत्यक्ष आय होता है। ये आय के दो प्रकार है। अब यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष आय किसे कहते हैं? क्या है प्रत्यक्ष आय किसे कहते हैं? परिवार के, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, प्यार के मुखिया तथा परिवार के अन्य सदस्यों को अपने अपने माध्यमों, सेवाओं और श्रम के बदले में, यानी कि जो मेहनत करते हैं, ठीक है, अपने अपने माध्यम, सेवाओं और श्रम के बदले में, श्रम मतलब मजदूरी, श्रम मतलब मजदूरी, के बदले में प्राप्त होने वाली आय, जो भी वो प्राप्त करते हैं मजदूरी या किसी सेवा के द्वारा या कहीं पे काम करने से भी जो भी आय प्राप्त करते हैं उसे हम प्रत्यक्ष आय कहलाती है। क्या है? परिवार के मुखिया तथा परिवार के अन्य कोई भी सदस्य हुआ तो उसे हम प्रत्यक्ष आय कहते हैं। जैसे वेतन, कृषि, उद्योग, व्यापार तथा किराए से प्राप्त आय को ही हम प्रत्यक्ष आय कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे अप्रत्यक्ष आय तब किसे कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष आय उसे कहते हैं जहाँ पे, ठीक है, वेतन के अतिरिक्त परिवार के वेतन जो मिल रहा है वो तो ठीक है, उसके बाद परिवार के मुखिया तथा परिवार के अन्य सदस्यों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं, जो उसके अलावा जो कमाते हैं, प्राप्त सुविधाएं जो उसके अलावा अगर उनको कुछ मिलता है, उपहार हो गया, उपहार के रूप में हो गया या घूस के रूप में हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष आय कहलाते हैं। जैसे निःशुल्क शिक्षा, कंपनी और से बिना किराया का मकान, फर्नीचर मिलना जो अतिरिक्त है, ठीक है, वेतन तो मिल रहा है लेकिन ये अलग से मिलते हैं उपहार के रूप में, निःशुल्क चिकित्सा सेवा, ठीक है, वाहन सुविधा, तो इसे क्या कहेंगे? हम अप्रत्यक्ष आय कहेंगे। क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष आय कहेंगे। अभी हम देखते हैं आगे पारिवारिक आय की विशेषताएं क्या है। क्या है पारिवारिक जो आय है? आय तो हमने पढ़ लिया, आय दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय। अब आय की विशेषता क्या है, ठीक है, क्यों जरूरी है, ठीक है, हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसकी विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसकी विशेषता के बारे में। तो पहला हम देखेंगे पारिवारिक आय किसी भी देश की राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी देश के आय पर निर्भर करता है। दूसरा क्या है हमारा पॉइंट? पारिवारिक आय में व्यवसाय के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। जैसे अगर वो बड़ा काम कर रहा है, किसी ऊंचे पद पे है, तो उसकी आय ज्यादा होगी। अगर वो मजदूरी करता है, किसी अन्य, मान लीजिए मजदूरी वगैरह करता है, उसमें कम आय होगी, कम वो कमाएगा। ठीक है, तो क्या पारिवारिक आय में व्यवसाय के अनुसार क्या होगा? भिन्नता पाई जाती है। तीसरा हमारा पॉइंट है पारिवारिक आय धन उपार्जन करने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या पर भी निर्भर करता है। जैसे कि किसी के घर की संख्या क्या है? 6 लोग है, किसी के 12, किसी के 20 लोग हो जाते हैं, तो उस पर भी ये निर्भर करता है। चौथा हमारा पॉइंट है पारिवारिक आय परिवार के सदस्यों की योग्यता व शिक्षा पर भी निर्भर करता है। ठीक है, ये हमारा पारिवारिक आय की विशेषता हो गई। अब हम देखेंगे पारिवारिक व्यय किसे कहते हैं। पारिवारिक व्यय क्या है? ठीक है, परिवार के व्यय हम लोगों ने पढ़ा, नहीं पढ़ा ना? तो व्यय, पारिवारिक जो आय पढ़ा है, अब व्यय भी तो पढ़ना होगा। ठीक है, तो पारिवारिक व्यय किसे कहते हैं? पारिवारिक व्यय की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ठीक है, क्या है? पूर्ति मतलब पूरा करने के लिए व्यय किया गया धन, यानी किसी को दिया गया धन, चुकाया गया धन ही क्या कहलाता है? व्यय कहलाता है। एक तरह से कहा जाए कि किसी को पैसे देना, खर्च करना ही क्या है? व्यय है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए पारिवारिक व्यय के प्रकार। पारिवारिक व्यय के
कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। पारिवारिक व्यय को निम्न 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये 4 प्रकार के होते हैं। पारिवारिक व्यय कितने प्रकार के होते हैं, जैसे हमने जाना आय जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष आय या प्रत्यक्ष आय, वैसे ही व्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय और आकस्मिक व्यय और अन्य व्यय। इसमें से जो आपका अर्धनिश्चित व्यय है, ये हमने देखा है कि बहुत सारे जैसे कि लगभग 5 साल पुराने पेपरों को उठा के देखा है, तो ये लगातार पूछा भी गया है, ठीक है, अर्धनिश्चित व्यय के बारे में। तो इसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, आगे। तो यहाँ पे व्यय कितने प्रकार के होते हैं, 4। कौन से, निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय, आकस्मिक व्यय और अन्य व्यय, ठीक है। अब हम धीरे धीरे देखते हैं कि इनके बारे में, ठीक है। घबराइए मत, इसको क्या है, समझना है, ठीक है। अगर आप माइंड में इसको धीरे धीरे समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समझना जैसे जैसे आप समझे रहेंगे तो कॉपी पे राइट होगा, तो आप जैसे पढ़ेंगे वो फटाक से क्या है आपके माइंड में है वो बैठेगा, ठीक है। और माइंड में जो चीज़ होती है उसको किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वयं से राइट कर सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए निश्चित व्यय, इसके अंतर्गत निश्चित व्यय के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत उन पारिवारिक व्ययों को रखा जाता है, सम्मिलित किया जाता है जो पहले से ही निश्चित होते हैं। जो निश्चित हो उसे ही निश्चित व्यय कह सकते हैं। जैसे बिजली का बिल हुआ, दूध का बिल हुआ, मकान का बिल हुआ आदि। समझ रहे हैं बात को, क्या है, बिजली का बिल हुआ, दूध का बिल हुआ और मकान का बिल हुआ, ये क्या है, निश्चित होते हैं, जो हर महीने हमें देने पड़ते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा है अर्धनिश्चित व्यय। अर्धनिश्चित व्यय किसे कहते हैं, कुछ लोग होता है ये समझ नहीं पाते हैं अर्धनिश्चित व्यय क्या है। तो अर्धनिश्चित व्यय अगर सीधा तौर पे आप समझना चाहते हैं अर्धनिश्चित व्यय किसे कहते हैं, तो अर्धनिश्चित व्यय उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए महीने में देना तो निश्चित है, मान लीजिए हम उसे महीने में हमको देना है, ठीक है, ये हमें मालूम है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, आय जो होती है, जो कमाई होती है, लेकिन ये उस पर निर्भर करता है कि हुई है या नहीं, ये आपको क्लियर नहीं है, ठीक है, इस पे ये निर्भर करता है। जैसे आगे देख लीजिए, इसके अंतर्गत उन मदों को रखा जाता है जिन्हें प्रति माह व्यय करना तो निश्चित होता है, मतलब देना तो है, ये निश्चित है, परंतु क्या होता है उनकी मात्रा आय के घटने या बढ़ने पर भी निर्भर करता है। जैसे वस्त्रों एवं भोजन पर होने वाला व्यय, ठीक है। मान लीजिए कोई महीना, अक्टूबर का महीना आ गया, अक्टूबर के महीने में आपका क्या आता है, दुर्गा पूजा आता है, दिवाली आ जाएगा नवंबर तक, तो ऐसा होता है कि इसमें निश्चित है कि इस दिन हमको कपड़ा लेना है, ठीक है, भोजन राशन पानी लेना है, लेकिन वो आपके पास उस समय पैसे होंगे कि नहीं होंगे ये तो निश्चित नहीं होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अर्धनिश्चित व्यय। समझ रहे बात को, ये निश्चित नहीं है कि उस समय आपके पास पैसे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन लेना है, ये निश्चित है, ठीक है। तो ये क्या है, अर्धनिश्चित व्यय में ही आएगा, ठीक है। आप बात को समझ रहे हैं मेरे। तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आकस्मिक व्यय किसे कहते हैं, आकस्मिक व्यय, आकस्मिक व्यय मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, किसी कोई घर में बीमार पड़ जाता है अचानक से, मान लीजिए किसी कोई गिर जाता है, किसी का हाथ पैर टूट गया, तो ये योजना नहीं होती कि मतलब इसमें खर्च करना है, ठीक है, नहीं, लेकिन ये क्या होता है अचानक ही ये भार आ जाता है, इसे क्या कहेंगे, आकस्मिक व्यय। अचानक में ये खर्चा होगा आपका, ठीक है। अगर कोई बीमार हो गया तो उसे ठीक कराने के लिए अस्पताल लिया जाएगा, ले जाना पड़ेगा, जिसमें आपको दवाई खर्च, दवा डॉक्टर का खर्च, ठीक है, ये आपको आकस्मिक व्यय के यही लक्षण है। देखिए पहले क्या है, इस वर्ग में उन व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जिसका व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं होता, जैसे परिवार के किसी सदस्य की अचानक दुर्घटना, इसको इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी मेरी। तो आगे देखते हैं अन्य व्यय। अन्य व्यय मतलब और भी जो अलग अलग व्यय है, जो अलग अलग है, ठीक है। अन्य व्यय का मतलब है और कई व्यय जो हम लोग मान लीजिए हो जाते हैं, हमसे खर्चे हो जाते हैं, जैसे मनोरंजन हो गया, ठीक है, जरूरी नहीं है लेकिन हम लोग खर्च कर देते हैं विलासितापूर्ण जीवन जीने में, ठीक है। और जो मान लीजिए फिजूल खर्ची हो गया, उसे अन्य व्यय में ही रखा जाता है। जैसे अन्य व्यय के अंतर्गत, अब इसे कैसे राइट करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। अन्य व्यय के अंतर्गत उन व्ययों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, उन व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें व्यक्ति मनोरंजन, विलासिता मतलब आरामदायक जीवन जैसी वस्तुओं का पर व्यय कर देता है, यानी खर्च कर देता है, ठीक है। ये हमारा हो गया अन्य व्यय। यहाँ तक की बातों को आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक एवं तत्व। ये आपका बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको कॉपी पे राइट करते समय थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा कि ये है क्या, ठीक है। वैसे तो हम समझा रहे हैं, ठीक है। पहला पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व एवं कारक। प्रभावित कौन करता है, ठीक है, पारिवारिक व्यय को प्रभाव कौन डालता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए पारिवारिक, पहला तो होता है पारिवारिक आय, अगर कम है तो कभी ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मान लीजिए आपका ज़्यादा है, ठीक है, अचानक से कम हो गया व्यय, तो क्या होगा, आय अगर कम हो गया तो प्रभाव पड़ेगा ना व्यय पे, यानी खर्च पे। अगर कमाई कम हो गई, मान लीजिए ठीक ठाक है, उसके बाद उसकी कमाई कम हो गई किसी व्यक्ति की, तो क्या होता है व्यय करने में आपको जो भी आप खर्चा करते हैं उस पर आपको प्रभाव जाता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा पारिवारिक आय पहला। दूसरा हो जाएगा पारिवारिक स्वरूप। तीसरा हो जाएगा रहन सहन का स्तर, कैसा है कैसा नहीं कर रहे हैं आप, उस पर भी। और चौथा हमारा है विभिन्न आपदाएं,
जो आती है, और इसके अलावा भी बहुत है, इसके लिए हम लिखे हैं आदि। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हमारा देखिए है पारिवारिक व्यय को नियंत्रित करने के उपाय। पारिवारिक व्यय को यानी खर्चे को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, इसके उपाय। ठीक है, तो पहला उपाय हमारा होगा पारिवारिक आय को ध्यान में रखकर अपनी आवश्यकताओं का निवारण करना चाहिए। ठीक है, पारिवारिक आय के हिसाब से ही अपने खर्चों को क्या है देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। रहन सहन का स्तर भी पारिवारिक आय के अनुसार ही रखना चाहिए। क्या है, रहन सहन का स्तर है। कुछ लोग मान लीजिए अगर आय कम है तो अधिक तो नहीं खर्च कर सकते। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके ऊपर जल्दी आपके जीवन स्तर पर क्या है प्रभाव पड़ने लगेगा। ठीक है, आगे देखिए। इसके अतिरिक्त गृह प्रबंध द्वारा भी व्यय को नियंत्रित रखा जा सकता है। गृह प्रबंध यानी घर की सजावट, इस पे भी क्या होता है, नियंत्रित करना रखना चाहिए, जिससे कि आपका व्यय क्या है यानी खर्चा क्या है नियंत्रित रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं मितव्ययिता। मितव्ययिता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कृपया करके इस पे भी ध्यान देना बहुत। ठीक है, आप लोग राइट करते रहो। देखो यहाँ पे मनुष्यों द्वारा होने वाले खर्चे पर विवेकपूर्ण समझदारी, ठीक है, दिमाग से। ठीक है, इस पे मुझे पहले आप क्या करते हो, खर्चा करने से पहले सोचते नहीं है कुछ लोग, लेकिन अगर कोई जो सोचता है तो वो मितव्ययिता का ही एक उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए आपको कंघी की जरूरत है, घर में कंघी है लेकिन बाहर एक और एक्स्ट्रा देख लिए, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं उसको खरीद लेते हैं। तो ये होशियारी नहीं है, लेकिन जो विवेकपूर्ण होगा, जो समझदार व्यक्ति होगा, वो तो यही कहेगा कि घर में है तो फिर दूसरे लेने का क्या मतलब। ठीक है, बचत करना एक तरह से ही मितव्ययिता कहलाता है। यहाँ पे देखिए विवेकपूर्ण, ठीक है, अपने दिमाग के स्तर पे ही कुछ बचत करे तो वो क्या है, मितव्ययिता है। जैसे मनुष्यों द्वारा होने वाले खर्चे, ठीक है, सब जब विवेकपूर्ण ढंग से, विवेकपूर्ण मतलब समझदारी से उचित कार्यों के लिए किए जाते हैं, उचित कार्यों के लिए किए जाते हैं जो सही हो, तब उसे मितव्ययिता कहते हैं। जैसे मितव्ययिता का शाब्दिक अर्थ होता है कम खर्च करना। यहाँ पे आप लोग बात मेरी समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं पारिवारिक बचत के बारे में। किसके बारे में, पारिवारिक बचत के बारे में। पारिवारिक आय में से पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद जो धन शेष बचता है उसे ही बचत कहते हैं। ठीक है, जो भी आप खर्च कर रहे हो उसके बाद जो भी आप बचाते हो उसे ही बचत कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं पारिवारिक बचत की आवश्यकता एवं महत्व। पारिवारिक बचत की क्या आवश्यकता है एवं क्यों जरूरी है, ये इसके बारे में पॉइंट बाई पॉइंट हम समझेंगे। पहला हमारा क्या है, पारिवारिक बचत द्वारा जीवन स्तर में सुधार होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, कर्ज के भार से हमें सुरक्षा मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। ठीक है, इसको सुरक्षा लिखने की बजाय आप लिख लेना मुक्ति, ठीक है, मुक्ति मिल रहेगी। ठीक है, या समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए पारिवारिक सुरक्षा में सहायता रहेगी। दूसरा हमारा तीसरा क्या है, परिवार की क्या रहती है, सुरक्षा में सहायता रहती है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए चौथा हमारा कौन सा पॉइंट है, वृद्धावस्था के समय आर्थिक संरक्षण हो रहेगा। वृद्धावस्था में जैसे कि आप बूढ़े हो गए उसमें भी आपका संरक्षण रहेगा। अब चौथा हमारा देखिए अगला कौन सा है, बचत के विभिन्न साधन कौन से हैं। बचत के कौन कौन से साधन है बचत करने के। ठीक है, भविष्य के बचत के लिए कौन कौन से साधन बहुत आवश्यक है। यहाँ पे देखिए बचत करने के तथा धनराशि संचित मतलब रखने के लिए, रखने के निम्नलिखित साधन है। पहला हमारा साधन है जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है, यानी मोस्टली इंपॉर्टेंट हमारा आ जाता है डाकघर के माध्यम से बचत। क्या है, डाकघर के माध्यम से बचत। अब डाकघर के माध्यम से कैसे बचत किया जाता है, मतलब कौन कौन से इसके साधन है। ठीक है, तो वो हम आगे देख लेते हैं। तो डाकघर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक बचत खाता खोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा बचत हो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, डाकघर में एक बचत खाता खोल सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बचत खाता कैसे खोलेंगे, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बचत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा डाकघर बचत खाने की स्थापना की गई। ठीक है, डाकघर में कोई भी व्यक्ति, महिला अपने नाम से या बच्चों के नाम से भी खाता खुलवा सकता है। ये कॉपी पे राइट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए डाकघर में खाता खोलने की विधि। डाकघर में कैसे खाता खोलेंगे इसकी विधि सुनिए। सर्वप्रथम खाता खुलवाने के लिए इच्छुक व्यक्ति को उपलब्ध फॉर्म पर स्वयं से संबंधित सूचनाओं को भरना होगा। ठीक है, जैसे नाम, पता, वारिस का नाम आदि। फिर देखते हैं फॉर्म पर हस्ताक्षर के लिए एक स्थान अंकित होता है। ठीक है, उस स्थान पर व्यक्ति को हस्ताक्षर करने होते हैं तथा जो व्यक्ति हस्ताक्षर करना नहीं जानता उससे फॉर्म पर अंगूठे लगवा लिया जाता है। ठीक है, और व्यक्ति को किसी पुरानी खाता धारक से प्रमाणित भी करवाना होता है तथा फॉर्म पर आवेदक का फोटो भी लगाया जाता है। जैसे आप लोग अभी टेंथ में तो आप लोगों को खाता खुलवाया गया होगा। ठीक है, जो प्रोसेस वो बचत खाता ही है एक तरह से। ठीक है, जो प्रोसेस आपने वहाँ पे फॉलो किए हैं, जरूरी नहीं है कि आप जान रहे हैं, आप जान तो रहे होंगे। ठीक है, वो एक बार यहाँ पे देखेंगे तो आपको वो प्रोसेस वैसे भी याद हो जाएगा, उसी प्रोसेस बेस पे है, बट आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा और अपने माइंड में वो ध्यान करना पड़ेगा, वैसे भी वो याद हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जो प्रोसेस लगा होगा यहाँ पे हमने राइट कर दिया है और ये गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए
तीसरा पॉइंट है हमारा, जो फॉर्म होता है उसे डाकघर के कर्मचारी को दे दिया जाता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट उसमें दे देते हैं। फिर व्यक्ति को एक रसीद दी जाती है जिस पर उसके द्वारा जमा की गई राशि अंकित होती है तथा 1 सप्ताह बाद कर्मचारी को दिखाकर उसे अपनी पासबुक प्राप्त कर सकते हैं, उससे अपनी पासबुक क्या है प्राप्त कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, बचत खाते में सप्ताह में एक बार धन निकालने की सुविधा होती है, जबकि धन को व्यक्ति जब चाहे तब जमा कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हमारा है पहला क्या, कौन सा खाता था, बचत, डाकघर द्वारा पहला बचत खाता हमारा खोला गया। दूसरा हमारा कौन सा है, राष्ट्रीय बचत पत्र। याद रखिएगा, ये आपको पूछेगा कि डाकघर के माध्यम से कौन कौन से खाते खोले जा सकते हैं। पहला हो गया बचत खाता, दूसरा हमारा राष्ट्रीय बचत खाता, तीसरा हमारा हो जाएगा किसान बचत पत्र, और चौथा हमारा हो जाएगा डाकघर मासिक आय योजना। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन हमने पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे समझाया। दूसरा हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय बचत पत्र। ठीक है, इस योजना के तहत धन जमा करने पर आयकर में नियमानुसार छूट मिलती है। क्या है, नियमानुसार छूट मिलती है, तथा उसमें नामांकन की भी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, अगर आपको इसमें विधि पूछ लेता है तो जो विधि वहाँ पे हमने राइट करवाई है वो विधि भी आप राइट कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, किसान विकास पत्र डाकखाने से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, चाहे आप 5 लाख जमा करो, चाहे 10 जमा करो, चाहे 15 जमा करो, चाहे 25 जमा करो। ठीक है, आगे देखिए, डाकघर की मासिक योजना क्या है, तो यह एक महत्वपूर्ण योजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा जाता है। ठीक है, याद रखे रहिएगा, डाकघर की मासिक आय योजना, यह एक महत्वपूर्ण योजना है। आगे देखते हैं, इस योजना में एकल खाते में 3 लाख तथा संयुक्त खाते में 6 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है बैंक के माध्यम से बचत। क्या है, बैंक के माध्यम से बचत। अब बैंक के माध्यम से ये हमारा देखिए, पहले हम पढ़े हैं, पहले पीछे वाले भाग पे हम ध्यान दे देते हैं। हमने पढ़ा था डाक के माध्यम से जो है बचत कैसे करेंगे, तो हमने उसमें 4 पॉइंट देखा है। कौन कौन सा 4 पॉइंट ये देखा है, पहला हमने देखा है कौन सा, बचत खाता, दूसरा हमने देखा है राष्ट्रीय बचत पत्र, तीसरा हमने देखा है किसान विकास पत्र, और चौथा हमने देखा है क्या देखा था, चौथा हमने देखा था डाकघर मासिक योजना, आय योजना। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बैंक के माध्यम से बचत कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो तो डाकघर के माध्यम से था, अब यहाँ बैंक के माध्यम से कैसे बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बचत के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय संस्था बैंक है। बैंक उस कंपनी को कहते हैं जो बैंकिंग का कार्य करती है, जो मांगने पर या किसी अन्य प्रकार से लौटाया जा सके, जैसे चेक ड्रॉप आदि से निकाला जा सके। बैंकों द्वारा बचत कराने वाली योजनाओं के मुख्य चरण निम्न प्रकार है। ठीक है, पहला हमारा क्या है, बचत खाता। क्या होगा, बचत खाता, जैसे उसमें भी पढ़े हम बचत खाता, इसमें भी बचत खाता है। ठीक है, तो ज़्यादा इशू नहीं होगा। ठीक है, क्या है, इस प्रकार के खाते का माध्यम वर्ग तथा कम आय वर्ग वाले व्यक्ति को सुविधा के लिए होते हैं। इसमें हर व्यक्ति कम से कम 1000 रुपये उसके खाते में जरूर होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, बचत खाता पढ़ लिया, अब दूसरा हम पढ़ेंगे चालू खाता। चालू खाता क्या है, इस खाते पर बैंक ब्याज नहीं देते। क्या है, ब्याज नहीं देते, मतलब एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं मिलता, वरन जमा करने के बाद लेकिन जमा करने वाले से खर्चे के रूप में धन राशि वसूल कर लेते हैं। ठीक है, जो आप जमा कर रहे हैं उसी में से वो क्या करते हैं, पैसे काट लेते हैं खर्चे के रूप में। समझ रहे बात को। और चालू खाते में आपको पैसे दिए जाते हैं ब्याज के रूप में, अब इसमें पैसे ब्याज के रूप में काट लिए जाते हैं। ठीक है, आपके ही पैसों में से। अब यहाँ पे देखेंगे हम तीसरा हम देखेंगे सावधि जमा खाता। ठीक है, इस खाते में निश्चित धनराशि निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। इस खाते पर बैंक से ऋण की भी सुविधा मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, गृह बचत खाता घर के लिए बचत खाता। इसमें बैंक जमा करता घर पर एक गुल्लक रख देता है, एक निश्चित अवधि के पश्चात गुल्लक को बैंक में खोला जाता है, इस धनराशि को जमाकर्ता के खाते में जमा कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आवर्ती जमा खाता। इसमें एक निश्चित धनराशि निश्चित समय तक जमा करनी होती है। समय जो दिया जाता है पूरी होने पर धनराशि ब्याज जो होता है एक्स्ट्रा पैसा सहित क्या है वापस कर दी जाती है। अब आगे देखेंगे हमारा बैंक में खाता खोलने से प्राप्त सुविधाएं कौन कौन सी हैं, मतलब जो प्राप्त सुविधा होती है वो कौन कौन सी है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पासबुक या जमा पर्ची मिलती है। पहला हमें क्या है, पासबुक या जमा पूंजी। पासबुक कर सकते हैं, आप लोगों ने खाता खुलवाया होगा छात्रवृत्ति वाला, उसमें आपको पासबुक भी मिला होगा जो आपने धनराशि जमा की होगी। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे उसे जमा पर्ची पुस्तिका भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में। अब यहाँ पे देखिए उसे फायदा क्या है, सुविधा उससे क्या मिलती है। बैंक का खाता खुलवाने वाले प्रत्येक खाताधारक को बैंक द्वारा एक पुस्तिका दी जाती है जिसमें खाताधारक का नाम होता है। क्या होता है, खाताधारक का नाम होता है, नाम के साथ पता, खाते की संख्या एवं खाते पर जमा राशि के जमा एवं निकासी दोनों का विवरण लिखा होता है, कब जमा किया है कब नहीं, इसका पूरा विवरण लिखा होता है, तारीख सहित। ठीक है, समय सहित, टाइम सहित। अब यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे, ये वो हो गया हमारा पासबुक और ये होगा हमारा चेकबुक। ठीक है, चेकबुक क्या है, बैंक द्वारा जमाकर्ताओं को बैंक से रुपए निकालने के लिए चेकबुक की सुविधा प्रदान की जाती है। चेकबुक जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है,
ये चेकबुक है और ये जो दूसरा आप देख रहे हो वो क्या है, पासबुक है। इसे पासबुक बोलते हैं, ठीक है। आप लोग को मिला भी होगा, लेकिन जो आप दूसरा देखे हो, पहले देखे हो, चेकबुक इसे बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, निकालने के लिए चेकबुक की सुविधा प्रदान की जाती है। चेकबुक में चेक फॉर्म होते हैं जिसमें योग्य राशि भरकर बैंक में जमा करने से निकासी प्राप्त की जा सकती है। अगर आप उसको भर देते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पे चेकबुक निम्न प्रकार के होते हैं। चेकबुक जो है कई प्रकार के होते हैं, पासबुक तो उसी उतने में ही रहता है, लेकिन चेकबुक है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हमारा हो गया वाहक चेक या साधारण चेक। याद रखिएगा, ये एक एक पॉइंट जो हमने हेडिंग लिखवाया है ये बहुत पूछता है, ठीक है। तो ये एक बात याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये आएगा नहीं, ये आएगा, ठीक है। वैसे तो हम देख नहीं सकते कि कौन क्या पूछेंगे, लेकिन आएगा जरूर। यहाँ पे देखिए, वाहक चेक या साधारण चेक, इसके द्वारा व्यक्ति स्वयं अथवा किसी व्यक्ति को बैंक भेजकर अपने धन का नगद भुगतान प्राप्त कर सकता है, ठीक है। दूसरा हमारा है आर्डर चेक। इस चेक को आदेश चेक भी कहते हैं। आदेश चेक का भुगतान बैंक केवल उसी व्यक्ति को करता है जिसका नाम चेक पर लिखा होगा, ठीक है। केवल वही व्यक्ति क्या है, उसको ले सकता है जिसका नाम उस पर लिखा हो, ठीक है। आर्डर चेक उसे कहते हैं। अब हम देखेंगे क्रॉस चेक किसे कहते हैं। तो क्रॉस चेक उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए जिसे क्रॉस चेक या रेखित चेक, ये दोनों नाम याद रखिएगा, कोई एक पूछेगा, ठीक है। एक से पूछ लेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक ही अलग अलग नाम है लेकिन एक ही है, ठीक है। जिस चेक के बाईं ओर, ठीक है, ये दाहिना हमारा हाथ है, ये बावां हाथ है, तो इस ओर जिस समांतर दो समांतर ऐसे ऐसे रेखाएं अगर खींच दी जाती हैं तो वही हमारा क्रॉस चेक हो जाता है, ठीक है। समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। इस चेक का रुपया प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कर सकता है। इस चेक का नगद भुगतान नहीं किया जाता है, उसे खाते के पैसे को दूसरे खाते में जो निकालने आया है जिसका नाम है उस पर, उसी के खाते में क्या है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये नहीं कि उसको कैश दिया जाता है पैसा, ठीक है, नहीं, वो सीधा बैंक खाते में ही ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। हम देखेंगे चौथा, ट्रैवल चेक या यात्री चेक किसे कहते हैं। तो आधुनिक समय में यात्रा के दौरान नगद धनराशि साथ रखने से किसी भी प्रकार की अनहोनी हो जाती है, जैसा आप जानते हैं। इसीलिए यात्री चेक के द्वारा धनराशि सुरक्षित रूप से ले जाई जा सकती है, ठीक है। आगे देखेंगे उपहार चेक किसे कहते हैं। किसी भी उत्सव एवं संस्कार के अवसर पर दिए जाने वाले चेक को उपहार चेक कहा जाता है। ये चेक समांतर 51, जैसे आप शादियों में हम लोग पैसे देते हैं क्या, 1 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, ठीक है। इसे ही उपहार चेक के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है, किसी उपहार के अवसर पर, ठीक है, आदि प्रकार से दिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे एटीएम क्या है। आप देखेंगे एटीएम है क्या। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में पूछ दिया एटीएम क्या है, ठीक है, तो आप कैसे राइट करोगे। तो आप देखिए एटीएम है क्या, ठीक है। तो एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इस मशीन द्वारा खाता धारक जो खाता खोला रहता है अपने एटीएम कार्ड का प्रयोग करके किसी भी समय किसी भी स्थान पर कहीं भी जहाँ मशीन की सुविधा हो, जहाँ मशीन लगी हुई हो, उसे वहाँ से रुपए निकाल सकता है। अभी स्क्रीन पे आप जो एटीएम का वो चित्र देख रहे हैं, ठीक है, इसी को ही एटीएम कहते हैं। इसमें एक बैंक के द्वारा कार्ड दिया जाता है, जिस कार्ड में आपका पूरा बैंक खाते का विवरण होता है, कितने पैसे हैं कितने नहीं। उस कार्ड को डालने पे, ठीक है, आप नंबर जो है उस अपने खाते का वो राइट करोगे, तुरंत उसमें से जितना पैसा विड्रॉ करना है उसको राइट करोगे, तो क्या होता है, मतलब बटन जो है वो टिपोगे तो वो क्या है, वो पैसे निकल आते हैं, ठीक है, वो मशीन के द्वारा, इस मशीन के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये हमारा पासबुक और चेकबुक में अंतर क्या है। पासबुक और चेकबुक में अंतर, तो देखते हैं पासबुक और चेकबुक में अंतर क्या है। तो पासबुक जो चेकबुक है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा कि नहीं पूछेगा, बहुत ज़्यादा। मान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप राइट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है। आपका 2, 3, 4 जो भी अच्छे नंबर में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिन व्यक्तियों की निर्धारित धनराशि निरंतर रहती है, चेकबुक उन्हीं को दिया जाता है जिनके बैंक में हमेशा पैसे रहते हैं, ठीक है। पासबुक हर खाता धारक को दिया जाता है, चाहे उसके बैंक में पैसे 500 हो, 600 हो, चाहे 700 हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए चेकबुक में एंट्री करने की आवश्यकता नहीं होती है, और जबकि पासबुक में समय समय पर एंट्री करवाने की आवश्यकता होती है। चेकबुक से धनराशि निकालने के लिए चेक बुक प्रस्तुत नहीं करना पड़ता, मतलब ले जाओ नहीं ले जाओ उससे कोई मतलब नहीं रहता। ये जो एक फॉर्म होता है वो लेके जाओ, वो निकल जाता है। पासबुक में पैसा निकालने के लिए फॉर्म के साथ जो पासबुक होता है उसे प्रस्तुत करना निश्चित होता है, उसे अनिवार्य है, वो उसको ले जाना है। अब देखो चेकबुक द्वारा प्रतिदिन धन राशि निकाली जा सकती है, ठीक है, प्रतिदिन निकाल सकते हो, लेकिन पासबुक में सप्ताह में केवल 1 से 2 बार ही आप क्या है, धनराशि निकाल सकते हो। आई नो कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो 2 चैप्टरों में बहुत इंपॉर्टेंट जो हेडिंग है वो हमने यहाँ पे राइट करवाया, तो प्लीज़ आप लोग आगे और देख लीजिए, ठीक है। देखिए बैंक में बचत खाता खोलने के लाभ, ठीक है, बचत खाता खोलने के लाभ। तो पहला क्या है, बैंक में बचत खाता खोलने पर आपको अपने धन पर ब्याज प्राप्त होता है। दूसरा क्या है, जिसके बचत में वृद्धि
क्या है, होती रहती है। बैंक में धन सुरक्षित रहता है। तीसरा हमारा क्या, एटीएम से कभी भी धन निकालने की सुविधा मिलती है। बैंक द्वारा किसी को भी आसानी से धन भेजने की भी सुविधा है। ये हमारा 4 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे पारिवारिक बचत के अन्य माध्यम कौन कौन से हैं। पारिवारिक बचत की सुविधा सुरक्षित रखने का सबसे अधिक लोकप्रिय माध्यम डाकघर एवं बैंक ही है, किंतु बचत को उत्पादक कार्य में लगाने के कुछ अन्य माध्यम भी हैं, जैसे कि बीमा, भविष्य निधि योजना, ठीक है। तो बीमा के बारे में पूछा जाता है, तो बीमा के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट देखेंगे जीवन बीमा के बारे में, ठीक है। बीमा के बारे में पहले देख लेते हैं। बीमा संभावित विपत्तियों के फलस्वरूप होने वाले विपत्ति परिणामों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने की प्रभावी व्यवस्था है, ठीक है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारी जीवन बीमा जो है वो कराया जाता है, ठीक है। बोलो उसके बाद देखिए, बीमा के जो है निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जीवन बीमा योजना, दूसरा क्या है, अग्नि बीमा, तीसरा है सामाजिक बीमा, और चौथा हमारा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और पांचवा है हमारा अटल पेंशन योजना। तो इन पांचों में से जो है हमारा, ये याद रखिएगा पांचों पॉइंट, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन बीमा। कौन सा इंपॉर्टेंट है, जीवन बीमा। तो जीवन बीमा के बारे में हम देखेंगे। जीवन बीमा योजना जो है हमारा, जीवन बीमा बीमा कराने वाले व्यक्ति को बीमा निगम से एक समझौता होता है, जिसमें भविष्य में संभावित विपत्तियों के समय बीमादार को या अधिकारी को पूर्व निश्चित राशि प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, बीमा कराने के लाभ क्या हैं। इससे बचत की आदत पड़ती है। आवश्यकता पड़ने पर बीमा कंपनी ऋण भी दे सकती है। जीवन बीमा के भुगतान की धनराशि पर आयकर संबंधित छूट भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट पॉइंट था, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। अब जो है हम आपको जो बताने जा रहे हैं, तो इसके जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें जो है आय, व्यय, ठीक है, और क्या है, बचत, इन तीनों के क्या है, क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन पहला हमारा होगा बहुविकल्पी, ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, और जो आपका विस्तृत क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम आपको डिस्कस करके उसमें बता देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद उसको जरूर देखिएगा, ताकि आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए, हाँ, जिससे कोई दिक्कत ना हो आपके परीक्षा देने में। जो भी आप परीक्षा दे रहे हो उसमें आप सफल हो, ठीक है, यही हमारी मनोकामना रहेगी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से परीक्षा दो। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।